अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे में कैटजेन का चैप्टर नंबर 47 एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स, जो कि हम कीमोथेरेपी में डिस्कस करते हैं। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माइकोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं। वो हम आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा देंगे, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस मेनली जो है वो ट्यूबरकुलोसिस काज करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और बाकी कुछ माइनर माइकोबैक्टीरियम होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियन कम्प्लेक्स वगैरह। तो हम उनसे जो डिजीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो इस चैप्टर में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। द कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शंस काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, एवियम इंट्रासेलुलर कम्प्लेक्स इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय न्यूमरस फैक्टर्स। मतलब जो जितने भी माइकोबैक्टीरियम है उनकी वजह से जो इन्फेक्शंस हो रही हैं वो कम्प्लेक्स क्यों होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट इतना लंबा क्यों चला जाता है, इनका ट्रीटमेंट इतना मुश्किल क्यों होता है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। उसमें यह है कि सबसे पहला लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग एक्शंस। और सेकंड नंबर पे द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं माइकोबैक्टीरियम। और थर्ड नंबर पे द स्लो ग्रोथ एंड इंटरसेलुलर लोकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया की एक तो स्लो ग्रोथ होती है, बहुत स्लो होती है, तो और वो भी एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इनका ट्रीटमेंट इतना स्लो होता है, इतना रेजिस्टेंस इनके अगेंस्ट चली जाती है। तो उसके अलावा फोर्थ नंबर पे द क्रोनिक नेचर ऑफ माइकोबैक्टीरियल डिजीज़ विच रिक्वायर्स प्रोट्रैक्टेड ड्रग ट्रीटमेंट एंड इज़ एसोसिएटेड विद ड्रग टॉक्सिसिटीज़। इसके प्रोटेक्टेड का मतलब प्रोलॉन्ग। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं द पेशेंट कंप्लेंट्स। पेशेंट टू पेशेंट बिना उसकी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक एंजाइम्स कैसे हैं उसके अंदर इम्यूनिटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें भी। और ड्रग्स का पेशेंट के ऊपर किस तरह एक्शन हो रहा है, किस तरह पेशेंट को अफेक्ट करनी है, सारी चीज़ें वेरी करती हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस तरह है वो आप आगे चलेंगे तो पता चलेगा। ये छोटी छोटी ड्रग्स के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। अब एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो पहले देख लेते हैं। ड्रग्स इन ट्यूबरकुलोसिस जो मेनली हमारा टारगेट है, उसमें आती हैं दो टाइप्स की ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग्स वो हैं कि जब हमें पता चल गया इस पेशेंट को टीबी है, डायग्नोज कर लिया, उसको हमने देनी है। लेकिन ये होता है कि इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है माइकोबैक्टीरिया में, तो जिसकी वजह से इनका कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे, पेशेंट पे। तो उसकी वजह से भी हमें ये ड्रग्स छोड़नी पड़ती हैं और इसके अल्टरनेट ड्रग्स जो हैं ये हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। अब ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, बहुत दो तीन दफ़ा आया हुआ है, और ये भी अल्टरनेटिव ड्रग्स के नेम्स ये भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। इसको जो साथ साथ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मार्क करवाते जाऊँगा, आपने उस हिसाब से एक दफ़ा मार्क कर लेनी है, फिर उस हिसाब से पढ़ना है। उसके बाद ड्रग्स यूज़ इन लेप्रोसी, ये इतना ज़्यादा कोई मेजर नहीं है लेकिन हमने याद करनी है ड्रग्स। इसका मैं एंड में एक लाइन में आपको सारी याद करवा दूंगा। और ड्रग्स यूज़ फॉर नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, ये भी एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरेथ्रोमाइसिन, मॉक्सोप्लाज्म, ये भी आपको एंड में एक लाइन में करवा दूंगा। अब चलते हैं ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसमें जो हमने सबसे पहले देखना है, हाँ, ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसमें हम जो है ना इस पैराग्राफ में मेनली आपको ये बताया गया कि ये सिंगल ड्रग यूज़ नहीं की जाती, ये 3 या 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। उसकी वजह क्या है कि सिंगल ड्रग देते हैं तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, इसलिए 3-4 ड्रग्स इकट्ठी मिला के देते हैं। और लॉन्ग कोर्स होता है वो भी आगे देख लेते हैं। और इसमें कोई चीज़ डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी रिजाइम्स आर रिकमेंडेड इन नॉन कंप्लेंट पेशेंट्स इन ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। ये लाइन अंडरलाइन कर लें। उसके बाद ये ऊपर एक लाइन मैं आपको बताई नहीं, इनका बैक्टीरियासिडल एक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियोस्टैटिक, जिससे हम पीछे सारी वो एंटी माइक्रोबियल में पढ़ते हैं। कुछ ड्रग्स का बैक्टीरियासिडल एक्शन है, कुछ का बैक्टीरियोस्टैटिक। इनका दोनों तरह के एक्शन हो सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं आइसोनायाजिड। आइसोनायाजिड जो है ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने अंडरलाइन करना है।
इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वाल। हम माइकोबैक्टीरियल सेल वाल जब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसका एसेंशियल कंपोनेंट है माइकोलिक एसिड। उसकी सिंथेसिस को ये रोक देंगे ये ड्रग्स, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया डाई कर जाएगा। तो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो क्रिएट होती है, रेजिस्टेंस जो चीज़ें मैंने ब्लू पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन की हूँ आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाएँ। रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म क्या कुछ हैं उसमें यह है कि हाई लेवल रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद म्यूटेशन इन द कैट जीन दैट कोड्स फॉर कैटालेज पेरोक्सीडेज इन्वॉल्व इन द बायोएक्टिवेशन ऑफ आइसोनाइजिड। उसके बाद लो लेवल, ये हाई लेवल रेजिस्टेंस इस वजह से होती है कि इस जीन में म्यूटेशन आ जाती हैं जिस जीन ने आइसोनाइजिड को एक्टिव करवाना है। जब वो उस जीन में म्यूटेशन आ गई, वो आइसोनाइजिड को एक्टिव नहीं करवा सकेगा, तो आइसोनाइजिड जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगी, जो कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकना है। तो इस तरह जो है ना रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा, लो लेवल रेजिस्टेंस अकर्स वाया डिलीशंस इन द आइसोनाइजिड ए जीन दैट एनकोड्स द टारगेट एंजाइम एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन। ये आपने लो लेवल रेजिस्टेंस किस वजह से, ये एमसीक्यू पॉइंट के तौर पे आपने ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट आते हैं आइसोनाइजिड बैक्टीरियसिडल फॉर एक्टिवली ग्रोइंग ट्यूबरकल बेसिलाई बट इज़ लेस इफेक्टिव अगेंस्ट डोरमेंट ऑर्गेनिजम्स। जो इसमें आप जनरल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ समझ आएगी, एक चीज़ वहाँ पे कि कुछ और ये माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये दो फॉर्म्स में होते हैं। एक्टिव फॉर्म वो होती है कि जिसमें ये रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। और डोरमेंट फॉर्म ये होती है कि जब इनको सूटेबल इन्वायरमेंट्स नहीं मिलते तो ये अपने आप को बचा के रख लेते हैं। जब इनको मतलब कि उस वक्त रैपिडली डिवाइड नहीं करते, अपने आप को संभाल के रख लेते हैं। जब वो फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती हैं, फिर ये अपना रेप्लिकेशन या माइटोसिस को दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स हम देख लेते हैं। इसमें ओरली दी जाती है और उसके बाद लिवर मेटाबॉलिज्म ऑफ आइसोनाइजिड इज़ बाय एसिटाइलेशन एंड इज़ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो इसमें जेनेटिक कंट्रोल आ गया। तो जेनेटिक कंट्रोल से एक चीज़ हमने याद रखनी है कि हम जेनेटिक कंट्रोल हर पेशेंट्स में ना जेनेटिकली एंजाइम्स वेरी करते हैं। किसी पेशेंट में कुछ और तरह के एंजाइम होंगे, किसी में और तरह के। हमने जनरल फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे पेशेंट्स कुछ लोग होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स और कुछ होते हैं फास्ट एसिटाइलेटर्स। अब जिस तरह हमने यहाँ देख लिया कि ये इसकी मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन की वजह से होता है, तो और साथ ही हमने पढ़ लिया अंडर जेनेटिक कंट्रोल। आगे हम देख लेते हैं क्या इसकी वजह क्या है। पेशेंट्स में बी फास्ट और स्लो इन एक्टिवेटर्स ऑफ द ड्रग। इन फास्ट एसिटाइलेटर्स 60 to 90 मिनट, इन स्लो एसिटाइलेटर्स इट मे बी 3 to 4 आवर्स। जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होंगे उनमें ड्रग जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी और उसकी हाफ़ लाइफ शॉर्ट होगी। जो स्लो एसिटाइलेटर्स होंगे उसमें ड्रग आराम से एसिटाइलेशन होगी, मेटाबॉलिज्म उसका स्लो होगा, तो जिसकी वजह से हाफ़ लाइफ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फास्ट एसिटाइलेटर्स में रिक्वायर हायर डोजेज दैन स्लो एसिटाइलेटर्स। इस वजह से इसका ये बताया गया है कि ये इसका मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करता है। और फास्ट और स्लो एसिटाइलेटर्स की नॉलेज का में यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये इससे क्लिनिकल यूजेस पे आ जाते हैं। आइसोनाइजिड इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। और ये बहुत सारे ड्रग कॉम्बिनेशन का हिस्सा होती है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन आइसोनाइजिड इज़ गिवन एज अ सोल ड्रग मतलब ये अकेली भी दी जा सकती है। लेटेंट इन्फेक्शन के मतलब प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर जब हम देंगे ना, प्रोफाइलैक्सिस आपको पता होता है मतलब कि किसी डिजीज़ से बचने के लिए, मतलब कि हम बॉडी में पहले से ही ड्रग दे देंगे कि ताकि जब भी वो बैक्टीरिया आएगा एक्ट करेगा तो वो उसके अगेंस्ट जो है वर्क करके उसको रोक देगा। तो इससे क्लिनिकल यूजेस आ गए। और मेन इसका यूज़ तो हम दे देते हैं कि भाई ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज़ हो रही है और लेटेंट इन्फेक्शन।
ये आपने लाइन अंडरलाइन कर लेनी है। उसके बाद टॉक्सिसिटी इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिसिटी एंड इंटरेक्शन, ये अक्सर वाइवे में पूछ लेते हैं। तो टॉक्सिसिटी में क्या है आपके पास, आपने एक निमोनिक याद रख लेना है, जिम लव्स हसीना, जे फॉर जॉन्डिस, आई फॉर इंसोमनिया, और एम फॉर मसल ट्विचिंग। और इसके बाद इसमें जो है यहाँ से हमारे पास लीवर फंक्शन टेस्ट जो है ना, ये अब नॉर्मल हो जाते हैं इसमें, इसकी टॉक्सिसिटी में। और उसके साथ एच से आपने याद रखना है हेपेटाइटिस, हिपेटोटॉक्सिक, और इनहिबिट हिपैटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, और इसके साथ हिमोलिसिस। हाँ, हेपेटाइटिस, हेपेटोटॉक्सिक और हिमोलिसिस, ये आपने 3 चीज़ें एच से याद रख लेनी है। और NIL न्यूरोटॉक्सिक इफ़ेक्ट इसका होता है, और जिसकी वजह से हमारे पास न्यूराइटिस हो जाता है। और इसमें एक और चीज़, हाँ, आई से आपने याद रखना है इनहिबिट द हिपैटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। और एल से आपने याद रखना है ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। ये आपने ये कोई वो नहीं है, इसके कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, बस इसको अच्छी तरह याद कर लें। ये हो गया हमारे पास आइसोनियाज़िड कंप्लीट। इसके बाद आ जाते हैं रिफाम्पिन। रिफाम्पिन भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन, बैक्टीरियासिडल एजेंट है और ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। और इसके अलावा द ड्रग इनहिबिट्स DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इसका ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ये आपने अंडरलाइन करके इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। द ड्रग इनहिबिट्स DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इनकोडेड बाय RPO जीन। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक लाइन याद होनी चाहिए। और इसमें रेजिस्टेंस जो क्रिएट होती है इसके अगेंस्ट, वो चेंजेस इन द ड्रग सेंसिटिविटी ऑफ द पॉलीमरेज ऑफन इमर्जेस रैपिडली इफ़ द ड्रग इज़ यूज्ड अलोन। मैंने आपको पहले बताया ये ड्रग्स काफ़ी सारे कम्बिनेशन में दी जाती है, इस वजह से अगर ये ड्रग अलोन यूज़ की जाएगी तो इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी इसके अगेंस्ट। फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाते हैं, तो इसमें ये ओरली दी जाती है, और इसके बाद ये बॉडी टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, CNS में भी चली जाती है। द ड्रग अंडरगोज एंटेरो हिपैटिक साइक्लिंग एंड इज पार्शली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। ये लिवर में मेटाबोलाइज हो रही है। और बोथ फ्री ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स विच आर ऑरेंज कलर्ड, ये आप अंडरलाइन कर लें, ये MCQ आ सकता है, SCQ भी आ जाता है। ऑरेंज कलर, आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि पेशेंट आया आपके पास, उसका ऑरेंज कलर का जो है फीसिस आ रहा है, तो वो बाकी आगे और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो ये आप मेनली अंडरलाइन कर लें, एलिमिनेटेड मेनली इन द फीसिस। क्लिनिकल यूजेस में आ जाते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, एंड कैन बी यूज एज अ सोल ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन आइसोनाइजिड इंटॉलरेंट पेशेंट। इसका मतलब ये है कि जिन पेशेंट्स में आइसोनाइजिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है, उसमें हम प्रोफिलैक्सिस के लिए या लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम ये रिफाम्पिन देंगे। और इसके अलावा लेप्रोसी में लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ है। रिफाम्पिन में बी यूज्ड विद द वेंकोमाइसिन फॉर इन्फेक्शंस ड्यू टू रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई। मतलब जो हमने पहले चैप्टर में ये एंटी माइक्रोबियल के पहले चैप्टर में कुछ बैक्टीरिया पढ़े थे कि जिनके अगेंस्ट मेथिसिलिन एक्ट नहीं कर रही, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। अब इनके अगेंस्ट भी ये ड्रग एक्ट करती है वेंकोमाइसिन के साथ मिलके। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि वेंकोमाइसिन जो है ना, वो इनके ट्रीटमेंट मर्सा और PRSP के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, तो वो रिफाम्पिन भी उसके ड्रग रिजाइम में साथ ऐड कर दी जाती है, तो फिर दोनों मिल के एक्ट करते हैं, तो ये इनके अगेंस्ट भी इसका यूज़ है। उसके बाद यूजेस ऑफ रिफाम्पिन इंक्लूड मेनिंजोकोकल एंड स्टेफिलोकोकल कैरियर स्टेट। ये भी आप अंडरलाइन कर लें कि इन दोनों की कैरियर स्टेट जो होती है उसमें इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद टॉक्सिसिटी पे आ जाते हैं। टॉक्सिसिटी में वही मैंने आपको बताया, रिफाम्पिन कलर्स स्वेट
यूरिन एंड टीयर्स ऑरेंज, इस तरह का सिनेरियो आपको दिया जा सकता है कि स्वेट जो है रेड कलर का आ रहा है, ऑरेंज कलर का आ रहा है, यूरिन ऑरेंज कलर का आ रहा है, टीयर्स जो हैं वो ऑरेंज कलर के आ रहे हैं। इट इज़ हार्मलेस दो कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन बी परमानेंटली स्टेन्ड। अगर आँखों में हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं तो उनका जो है ना परमानेंट उनको स्टेन हो जाएंगे वो इसकी वजह से, वरना ये जो इसका रेड कलर है ये हार्मलेस है। तो इस तरह जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो रिफाम्पिन की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको चेक करना चाहिए कि वो अपनी आँखों में उनकी कॉन्टैक्ट लेंसेज तो नहीं लगाए हुए। तो अगर लगाए हुए हैं तो डॉक्टर से वो उसको चेक करवाएं, मशवरा कर लें। उसके बाद जो है रिफाम्पिन कॉमनली काजेज लाइट चेन प्रोटीन्यूरिया। इसका निमोनिक याद रख लें कि ना नेपाल STF, कम से कम नेपाल तो याद रहना चाहिए ना। उसमें आ जाते हैं, मैं आपको एंड में बता देता हूँ। साथ साथ अभी तो इसको खुद ही एडजस्ट कर लेना है कौन सा लफ्ज़ कहाँ फिट आ रहा है। मैं साथ साथ आपको बस ये इम्पॉर्टेंट टॉक्सिसिटी बता देता हूँ। प्रोटीन यूरिया होता है इसमें, स्किन रैशेज़ हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नेफ्राइटिस। इसमें यहाँ पे याद रखें नेफ्राइटिस। एक और जगह पे हमने पीछे पढ़ा है न्यूराइटिस। यहाँ पे ये एक MCQ में पूछा जा सकता है कि न्यूराइटिस किस में हो रहा है और नेफ्राइटिस किस में हो रहा है। ये आइसोनियाजिड में न्यूराइटिस होता है उसकी टॉक्सिसिटी में, और जो है रिफाम्पिन की टॉक्सिसिटी में नेफ्राइटिस। लिवर डिसफंक्शन, एनीमिया, फ्लू लाइक सिंड्रोम स्ट्रांगली इंड्यूसेस लिवर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम एनहांसेस द एलिमिनेशन ऑफ मैनी ड्रग्स। अब जब देखें कि यहाँ पे ये लिवर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, ड्रग्स मेनली मेटाबोलाइज हो रही होती हैं लिवर में, जब उन एंजाइम्स को इसने एक्साइट कर दिया है, एक्साइट करने की वजह से उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से ये इन्हांसेस द एलिमिनेशन रेट ऑफ मैनी ड्रग्स। अब जब हम टीबी की ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी पेशेंट को, उसमें रिफाम्पिन हमने दी है, तो उसके साथ हमें बाकी अगर कोई वो किसी और डिज़ीज़ के अगेंस्ट ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, तो हमने वो सारी बैलेंस करनी होंगी, देखना होगा कि किस किस ड्रग के साथ इसका क्या इंटरेक्शन है। उसमें हम देख सकते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव स्टीरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन, कीटोकोनाजोल, मेथाडोन, टर्बिनाफिन एंड वारफेरिन। अब ये ड्रग्स हैं जिनके अगेंस्ट जो है ना मतलब जिनका इसके साथ इंटरेक्शन है। तो जब हम रिफाम्पिन का ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे तो बाकी ड्रग्स का हमने क्वांटिटी चेक करनी होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम अदर रिफामाइसिन। रिफाब्यूटिन एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट यूजुअली प्रेफर्ड ओवर रिफाम्पिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी और अदर माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एड्स है एक पेशेंट को, उसका हमने टीबी का ट्रीटमेंट करना है, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करना है, तो हम कौन सी ड्रग देंगे? तो हमने वहाँ पे रिफाम्पिन की जगह रिफाब्यूटिन को प्रेफर करना है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको जो एक दो लफ्ज़ अंडरलाइन करना है बस वही आप अंडरलाइन करें। रिफापेंटिन हैज़ काइनेटिक्स दैट अलाउ वंस डेली डोजिंग, कैन बी यूज्ड विद isoniazid for the treatment of latent infection. Rifamycin, a rifampin derivative that is not absorbed from gastrointestinal tract, has been used in travelers diarrhea. इसका रिफामिक्सिन का ट्रैवलर डायरिया में यूज़ है और रिफापेंटिन का हम आइसोनाइजिड के लेटेंट इन्फेक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई दो ड्रग्स हमारी कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, इथैम्बिटोल। इथैम्बिटोल जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट्स अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेसिस। ये भी एक एंजाइम्स की क्लास है जो इन्वॉल्व हैं इन द सिंथेसिस ऑफ अरेबिनोगैलेक्टेन। माइक्रोबैक्टीरिया की सेल वाल का एक कंपोनेंट है अरेबिनोगैलेक्टेन, उसकी सिंथेसिस में एक एंजाइम्स की क्लास यूज़ हो रही है अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज। उसको ये वो उसकी इनहिबिशन करवाता है। और इन ड्रग और इसके अगेंस्ट, ड्रग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है वो म्यूटेशंस की वजह से इन द EMB जीन इफ़ द ड्रग इज़ यूज्ड अलोन। मतलब जो भी हम ड्रग पढ़ रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस इस केस में क्रिएट हो रही है कि ड्रग अकेली जब यूज़ की जाएगी,
लेकिन हम जब ग्रुप के तौर पर यूज़ करते हैं तब भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है कुछ केसेस में, अक्सर केसेस में हो जाती है, लेकिन मेनली अगर ड्रग हम अकेले यूज़ करेंगे तो तब रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। ये एक पॉइंट ध्यान में रखें। फार्माकोकाइनेटिक्स में देख लेते हैं कि ये ओरली ली जाती है, एलिमिनेटेड अनचेंज इन द यूरिन, डोज रिडक्शन इज़ नेसेसरी इन रीनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है, रीनल डिजीज़ है, उसमें हमने इसकी डोज़ की रिडक्शन की करनी होती है, क्योंकि इसका जो है मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो यूरिन के थ्रू हो रहा है, किडनीज़ के थ्रू हो रहा है। अगर किडनी के किसी का इशू है तो हम उसमें इसकी ड्रग की जो डोज जो है वो कम कर देंगे, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका क्लिनिकल यूज़ जो है मेनली ट्यूबरकुलोसिस, दूसरे ड्रग्स के साथ इसको मिला के ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। अच्छा, टॉक्सिसिटी याद रखने का एक तरीका है इथेम्ब्यूटोल, जो मैंने आपको बताया है, इसका शुरू हो रहा है ई से, और ई से हम याद रख लें आई। इसकी टॉक्सिसिटी है जो वो मेनली आई से रिलेटेड है। उसमें क्या कुछ है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, पॉसिबल रेटिनल डैमेज, ये सारी आई से रिलेटेड। उसके अलावा अदर एडवर्स इफेक्ट्स में देख लेते हैं, हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन, हाइपरयूरिसीमिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो कम से कम हमें इसके आई वाले तो इसके हमें याद होने चाहिए, बाकी भी कोशिश करें याद करने की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रग की तरफ, पायराजीनामाइड। पायराजीनामाइड जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक वो नहीं है, क्लियरली नॉन नहीं है। इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट एनकोड्स एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द बायो एक्टिवेशन ऑफ पायराजीनामाइड। जिस तरह हमने आइसोनायाजिड में देखा था कि आइसोनायाजिड में रेजिस्टेंस इस तरह क्रिएट हो रही थी कि जो एंजाइम्स उसकी एक्टिवेशन करवा रहे हैं उसके अंदर म्यूटेशन आ गए। इसमें भी वही सीन हो रहा है कि उन एंजाइम्स में म्यूटेशन आ गई है जिन्होंने इसे एक्टिव करवाना है, फंक्शन करने। जब एक्टिव ही नहीं हो रही तो उसकी वजह से भी उसका ये फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं करेगी, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल फंक्शन। और दूसरा इसमें रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म वो इफ्लक्स सिस्टम, कि मतलब ड्रग हमने दी, उसके जो है ना वो सेल्स, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो अपने अंदर पोर्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से वो ड्रग को ना अपने अंदर से अपने सेल से निकाल देते हैं। तो इस तरह जो है वो ड्रग जब सेल से निकल जाएगी तो वो अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगी। ये भी एक रेजिस्टेंस का मैकेनिज़्म है। उसके बाद ये भी एक थोड़ा सा देख लें, मिनिमल क्रॉस रेजिस्टेंस विद एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स में इसमें याद रखने ओरली दी जाती है, और इसमें मेनली जो ड्रग्स आपको मिलेंगी वो सारी ओरली दी जाएंगी, क्योंकि ये 9th मंथ का 18 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। रोज़ाना हर हफ्ते या डेली बेसिस पे या 4 टाइम्स अ वीक 3 टाइम्स अ वीक आपको इंजेक्शन तो नहीं लगाए जा सकते, तो इसलिए आपको मेनली इसमें ओरल ड्रग्स ही आपको मिलेंगी, और एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। इसके बाद क्लिनिकल यूज़ आ जाता है कि एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है बस। और इसके बाद टॉक्सिसिटी में इसमें ना याद रखने के लिए वैसे इतना अच्छा निमोनिक तो नहीं है। हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था HMP शंट, तो वो याद रख लें, HMP 2 टाइम्स, मतलब 2 दफ़ा H 2 दफ़ा M 2 दफ़ा P और आगे G। तो HMP, H से हाइपरयूरिसीमिया हो रहा है इसमें और हिपैटिक डिसफंक्शन, M से मायाल्जिया, मैकुलोपैपुलर रैश, और P से पॉलीआर्थराल्जिया और जो है पोरफायरिया। और ये ड्रग जो है आपको उसमें अवॉइड है प्रेगनेंसी में आपने ये ड्रग नहीं देनी। ये भी MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग, जो लास्ट ड्रग है हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स में, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेनली तो हम पीछे कवर कर लिया है, तो यहाँ पे हम इसका से भी देख लेते हैं कि एक अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग है, इज़ यूज प्रिंसिपली इन ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूबरकुलोसिस, और जो है इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, बिलियरी डिसेमिनेशन एंड सिवियर ऑर्गन ट्यूबरकुलोसिस। तो आपने यहाँ पे बस इसका ये फंक्शन याद रख लेना, बाकी आप इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आप
पीछे पिछले चैप्टर में आप देख लें। ये ड्रग्स हमने कवर कर ली हैं कि ये जो मेन फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव ड्रग्स हैं, उनके नेम्स पूछे हुए हैं पास पेपर्स में, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। अल्टरनेटिव ड्रग्स के नेम्स जो हैं ये आप याद रख लें। इन ड्रग्स के आपने मेनली नाम याद रखने हैं। ये बैकअप ड्रग्स के नाम से ये लास्ट पेज पे दिया हुआ है, तो इसको ये याद रखने के लिए ये एक लिख दिए AABC ले लो, मतलब ये किसका ना है, इसमें जितनी भी याद हो जाती हैं आप याद कर लें। सबसे पहले यह है अमीकासिन, अमीनोसैलिसाइक्लिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसिरीन, इथियोनामाइड, लिनिजोलिड, बेडाक्विलिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। ये सारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। और इसी तरह अमीकासिन जो है ये आपकी शायद ये आपके पास अमीकासिन ये आपके पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स में है आई थिंक। बाकी इसी तरह आप देख लें कौन सी ड्रग कहाँ है, ये आपने सिर्फ नाम याद कर लेने हैं, ये आपको शायद हेल्प करे। AABC ले लो, तो ये आपने ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको पीछे अंडरलाइन करवा देता हूँ। अल्टरनेटिव ड्रग्स में जो है यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है ये बेडाक्विलिन का जो लिखा हुआ इनहिबिट्स ATP सिंथेज इन माइकोबैक्टीरिया, इट इज़ अप्रूव फॉर TB रेजिस्टेंट टू बोथ आइसोनायाजिड एंड रिफाम्पिन। तो जो आइसोनायाजिड और रिफाम्पिन दोनों के रेजिस्टेंसेस और जिस पेशेंट में क्रिएट हो गई है उसमें हम ये बेडाक्विलिन देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अंडरलाइन करवा दिया। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड नोजिया, आर्थरालजिया, हेडेक, कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। अब आ जाते हैं कि इनका जो है ना ड्रग्स कॉम्बिनेशन किस तरह के दिए जाते हैं। इनको ना आपने याद रखना इस तरह के ना एक तो 5 जो ड्रग्स आपको बताई थी मेनली जो हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स, उसके लिए निमोनिक है राइप्स, रिफाम्पिन, आइसोनायाजिड, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल और S से आप लगा लें यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इनको दिया किस तरह जाता है कि एम्पिरिक ट्रीटमेंट जो है, एम्पिरिक ट्रीटमेंट ये होता है कि ना मतलब आपको अगर कंफर्म नहीं है पेशेंट को ये मसला है, तो मतलब कोई इन्फेक्शन कंफर्म नहीं हो रही, तो उसको हम डिफरेंट ड्रग्स का कम्बिनेशन दे के ना चेक करते हैं। जो ड्रग कम्बिनेशन फिट आ जाता है कि उससे ट्रीटमेंट उसकी सिम्टम्स वो कम होने लग जाते हैं, तो उसको हम फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एम्पिरिक ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे इनिशियल 3 ड्रग रिजाइम देंगे, तो इसमें आइसोनायाजिड, रिफाम्पिन और पैराजिनामाइड। उसके बाद हमें जब कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है, तो उसके बाद फिर हम इसको जो है ना पैराजिनामाइड को यहाँ से डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब फिर हम सिर्फ आइसोनायाजिड और रिफाम्पिन को कंटिन्यू करेंगे 2 महीने तक, इन तीनों को लेके चलेंगे, आइसोनायाजिड, रिफाम्पिन और पैराजिनामाइड को। और 2 महीने बाद जब हमें कंफर्म हो गया कि भाई ये पक्का टीबी का ही पेशेंट है, तो फिर हम पैराजिनामाइड को रिमूव करके फर्दर जो है 4 मंथ जो है उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ हम सिर्फ 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव डिजाइन्स जो हैं इसमें जो है आइसोनायाजिड प्लस रिफाम्पिन 9 मंथ के लिए, या आइसोनायाजिड प्लस इथेम्ब्यूटोल फॉर 18 मंथ 2 to 3 टाइम्स वीकली। और उसके बाद जो आ जाते हैं रेजिस्टेंस, इसमें कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये देख लें कि अगर आइसोनायाजिड के अगेंस्ट मोर देन 4% रेजिस्टेंस आ रही है, तो इनिशियल ड्रग रिजाइम जो हमने पढ़ा ये 3 ड्रग्स वाला, इसमें हम इथेम्ब्यूटोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन मतलब 4 ड्रग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंस ओनली टू आइसोनायाजिड कैन बी ट्रीटेड फॉर 6 मंथ विद रिजाइम्स ऑफ रिफाम्पिन प्लस पैराजिनामाइड। अगर जिस पेशेंट में सिर्फ आइसोनायाजिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ रही है, तो उसमें आइसोनायाजिड को नहीं देंगे, मिस करा देंगे, तो उसमें रिफाम्पिन और पैराजिनामाइड प्लस इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन।
मतलब इन दोनों में से हम एक ही दे रहे हैं और आइसोनियाज़िड को हमने निकाल दिया है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स जिसमें आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई है, उसको हम क्या करेंगे, इस ससेप्टिबल शुड बी ट्रीटेड विद मोर देन 3 or more drugs to which organism is susceptible for period of more than 18 months, including 12 months after sputum cultures become negative। तो ये आ गया सारा इसका ट्रीटमेंट रिजाइम्स वगैरह क्या है। अब यह ड्रग्स फॉर लेप्रोसी और जो है बाकी के अगेंस्ट ड्रग्स हैं वो मैं आपको एक लाइन में लिखवा देता हूँ। लेप्रोसी के अगेंस्ट जो हमने देना होता है ये लिख लें, डेप्सोन विद रिफाम्पिन, डेप्सोन के साथ हमने रिफाम्पिन देना है, और रिफाब्यूटिन, रिफाम्पिन या रिफाब्यूटिन विद और विदाउट क्लोफाजीमीन। ये लेप्रोसी का ट्रीटमेंट हमने सिर्फ एक लाइन में याद करें, डेप्सोन विद रिफाम्पिन विद और विदाउट क्लोफाजीम, ठीक है। और इसी तरह ट्रीटमेंट फॉर माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो है इसका याद रख लें, क्लैरिथ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन इन दोनों में से एक देना है, विद इथेम्ब्यूटोल एंड रिफाब्यूटिन। ये दोनों स्पेसिफिक एंटी टीबी ड्रग्स आ गई। तो ये आ गया आपके पास ट्रीटमेंट फॉर माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स मैक। इसमें जो है ना डेप्सोन का मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म इसका ये है कि इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस, और दूसरा इसमें ये याद रखना है यूज़ इन कॉम्बिनेशन में रिफाम्पिन और क्लोफ्लाजीन, जो मैंने आपको ज़मीन ये बता दिया है। और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इसमें ये देख लें कि क्लैरिथ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन विद और विदाउट रिफाब्यूटिन, अजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन विद इथेम्ब्यूटोल एंड रिफाब्यूटिन। ये आपने यहाँ पे ये दोनों यहाँ से भी देख लिया और एंड में यहाँ लिखवा दिया। ये हमारा जो है एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।